और अगर बहुत स्मॉल वेलोसिटी है तो हम बहुत स्मॉल वेलोसिटी मान लेते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत स्मॉल वेलोसिटी, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जो भी आसपास हमारे आसपास कोई बॉडी मूव कर रही है। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ना है फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम फ्रिक्शन। तो जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो पहले उसको हम प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं, फिर रिवाइज करने के साथ साथ हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, 11th क्लास से रिलेट करेंगे। तो 9th क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा था, या फिर बचपन की क्लासेस में हमने क्या पढ़ रखा है, अगर कोई बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव करती है, फ्रिक्शन लगता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट टू टेंजेंशियल टू दी सरफेस एंड दी बॉडी। फ्रिक्शन के फोर्स को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दी सरफेस एंड दी बॉडी। ये अप्लाइड फोर्स है, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें लगेगा, हमेशा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। बॉडी जिस डायरेक्शन मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है फ्रिक्शन फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज अ टेंजेंशियल फोर्स। ये हमेशा टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, टच करता हुआ फोर्स होता है सरफेस और बॉडी के सरफेस में, और ग्राउंड से टच करता हुआ फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब और क्या पढ़ा हमने फ्रिक्शन के बारे में बचपन में, ये देखो ध्यान से, फ्रिक्शन is a self adjusting force. Friction is a self adjusting force. Self adjusting force का मतलब क्या होता है, जितना टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ा रहा हूँ ये सारा 9th क्लास का टॉपिक है, या फिर हमने जो भी बचपन की क्लासेस में पढ़ रखा है। फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नाउ व्हाट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? सपोजिंगली बॉडी में मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का और बॉडी नहीं मूव कर रही, बॉडी में वो फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन का और बॉडी मूव नहीं कर रही है, क्योंकि इसके टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बॉडी में ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी है 2 न्यूटन। तो अल्टीमेटली बॉडी पे लग रहा है बैलेंस्ड फोर्स, और बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है। ये ले लिया मैंने फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस पे ध्यान दो। अब अगर मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, बढ़ा दिया, इस बार मैंने 3 न्यूटन का फोर्स कर दिया, अगेन अगर बॉडी मूव नहीं करती, इसका मतलब फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू बढ़ा दी, वो कर दी 3 न्यूटन। अब थर्ड केस कंसिडर करते हैं। थर्ड केस, बॉडी पे अब मैंने लगा दिया फोर्स 5 न्यूटन का, तो मान लेते हैं फ्रिक्शन ने भी फोर्स बढ़ा दिया और फ्रिक्शन ने भी फोर्स कर दिया 5 न्यूटन, बॉडी अगेन डज नॉट मूव। तीनों केसेस में बॉडी इज एट रेस्ट। सो हो क्या रहा है, फ्रिक्शन अपने आप अपने फोर्सेस को एडजस्ट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्स। तो जितना अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाई जा रहे हैं, फ्रिक्शन भी उसके अकॉर्डिंग अपना फोर्स बढ़ाई जा रहा है, और वो कितना बढ़ा सकता है अपना फोर्स। अब सपोजिंगली मैं एक केस लेता हूं कि मैंने फोर्स लगाया 6 न्यूटन का, बट फ्रिक्शन सपोजिंगली अब अपना फोर्स नहीं बढ़ा पा रहा और उसका फोर्स है 5 न्यूटन ही। तो अब बॉडी मूव कर जाएगी, बिकॉज नाउ देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट साइड पे मूव कर रही है बॉडी। तो फ्रिक्शन कहां तक अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है? फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ सकती है, बट फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ नहीं सकती। तो फ्रिक्शन की कुछ मिनिमम वैल्यू होती है और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। मैक्सिमम से ऊपर फ्रिक्शन लग नहीं पाता, मिनिमम से कम फ्रिक्शन लग नहीं पाता, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ये है फ्रिक्शन की, इससे ऊपर फ्रिक्शन लग नहीं पाएगा। अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम कर देते हैं, अप्लाइड फोर्स जो लगाया मैंने वो फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा लगाया, तो बॉडी मूव करने लग जाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। समझ आई ये बात, ठीक है। तो ये टॉपिक जितना भी पढ़ाया मैंने सारे 9th क्लास। सो अब हम फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा 11th क्लास के टॉपिक में जाते हैं। फ्रिक्शन के अंदर वो देखो क्या रहता है फ्रिक्शन का 11th क्लास का टॉपिक। फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन एक अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट भी कहा जा सकता है। अब कंपोनेंट का मतलब क्या था, अगर किसी भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर लग रहा है तो उसके वेक्टर, अगर वेक्टर डायगोनल लग रहा है तो डायगोनल वेक्टर रिजॉल्व करता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट और एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। पढ़ा हुआ हमने ये चीज। डायगोनल वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में,
तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ, क्या बोला गया कि फ्रिक्शन एक कंपोनेंट है अप्लाइड फोर्स का। अगर एक बॉडी पे हमने डायगोनल फोर्स लगा दिया तो हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। तो अगर इस बॉडी पे अप्लाइड फोर्स यहां लगा है तो इस बॉडी पे ये एक्शन फोर्स है, ये इसका रिएक्शन फोर्स है। अब अगर मैं इस रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करूं तो ये कंपोनेंट बनेगा और ये कंपोनेंट बनेगा। ये तो हो गया इसका जो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कंपोनेंट हो गया इसका फ्रिक्शन। तो एक्शन फोर्स हमने जो अप्लाई किया वो है हमारा अप्लाइड फोर्स, उसका एक रिएक्शन फोर्स बनता है। हर एक एक्शन का रिएक्शन फोर्स होता ही होता है। एक्शन फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। अब अगर हम बॉडी के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है तो बॉडी ग्राउंड के ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रही है। तो वो अगर रिएक्शन फोर्स को मैं रिजॉल्व करूं तो ये कंपोनेंट यानी अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट नहीं लगता। मैंने यहां पर स्पेशली लिखा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी के मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट एक्ट नहीं करता। जहां पर अप्लाइड फोर्स राइट है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली लेफ्ट है, तो तुम यहां पर कह सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, बट नॉट ऑलवेज। इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है। अगर हम इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव तो इस डायरेक्शन में करेगी ना। तुम सोच के देखो, एक क्या कहते हैं रेलिंग है, तुम रेलिंग को ऐसे पुल कर रहे हो तो वो बॉडी मूव तो हॉरिजॉन्टल करती है ना, ऊपर थोड़ी ना उड़ जाती है। जहां पर रेलिंग सी कोई चीज है, कोई ऐसी ट्रॉली है, ट्रॉली, तो उसको तुम अगर ऐसे मूव करो तो वो बॉडी ऊपर थोड़ी ना उड़ती है, वो मूव तो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल ही करती है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है मोशन के ऑपोजिट लगता है। तो ये मोशन है बॉडी का, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स है उसके कंपोनेंट में भी आ सकता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, नॉट अप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट फ्रिक्शन नहीं है, मोशन के ऑपोजिट है फ्रिक्शन। तो ये पहला टॉपिक आता है 11th क्लास का फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो जो 9th क्लास का टॉपिक था ये वाला जो हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसके बाद इसको इलैबोरेट करते हैं हम 11th क्लास में, कैसे करते हैं वो देखो। अब फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के बारे में इलैबोरेट कर रहा हूँ, वहां पर देखो, ध्यान दो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस। कौन से होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कहते हैं, और तीसरा आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। शुरू करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन, और तीसरा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इन तीन के फ्रिक्शन में फर्क क्या है, अब इसको उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। यहां पर मैं दोबारा बना रहा हूं एग्जांपल। हमने अप्लाइड फोर्स लगाया 2 न्यूटन का और बॉडी मूव नहीं करी, Fs कितना है, 2 न्यूटन। S स्टैंड फॉर, Fs स्टैंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए, तुम्हें पता है ना ये चीज कि कोई भी बॉडी अगर इस दुनिया में रेस्ट पे है तो उसका रीजन ही यही है कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या फिर नेट फोर्स 0 है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो बॉडी कोई भी रेस्ट पे ना होती। हम अगर स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं उसका रीजन भी फ्रिक्शन है। अगर तुम बहुत स्मूथ सरफेस पे खड़े हो तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे। मान लो तुमने स्केटिंग रिंग, तुमने स्केट्स पहने हैं, वो जो नोकीले से स्केट्स आते हैं, और तुम आइस स्केटिंग कर रहे हो तो तुम सीधा स्टैंड भी नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्शन है इतना कम होता है कि तुम सीधा स्टैंड भी नहीं हो पाते। तो फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और ईविल भी है। ये तुमने पढ़ा था बचपन में, एक टॉपिक था ना, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईविल। नेसेसरी का मतलब जरूरी भी है, ईविल का मतलब खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों है, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो वियर एंड टियर करता है, टायर्स के, कार्स के, हमारे शूज के वियर एंड टियर करता है। मशीन जो चल रही है उसमें पुली का वियर एंड टियर करता है फ्रिक्शन। नेसेसरी क्यों है, फ्रिक्शन की वजह से हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम वॉक कर पा रहे हैं। फ्रिक्शन ना होता तो हम वॉक भी ना कर पाते, हम फिसलते रहते। फ्रिक्शन की वजह से हम कॉपी में चीजें लिख पा रहे हैं, तो फ्रिक्शन नेसेसरी भी है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है या फिर उसको अगर तुम कोई अप्लाइड फोर्स दे रहे हो और वो मूव नहीं कर रही तो उसमें एक फ्रिक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मिनिमम फ्रिक्शन जो एक बॉडी में लग सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्ट होती है। जो भी मैंने बोला था ना कि फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है जो सेल्फ एडजस्ट करती रहती है अपने आप को। सेकेंड केस क्या पढ़ा था हमने, सेकेंड केस ये पढ़ा था कि अगर मैं बॉडी पे अप्लाइड फोर्स लगा देता हूँ 3 न्यूटन का,
तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, अब इस बार फिर से 3 न्यूटन हो गया, यही था ना सेकंड केस। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है फ्रिक्शन स्टैटिक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द डेफिनेशन लिखूंगा मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विच अप्लाइज ऑन द बॉडी बिफोर द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। मतलब जब बॉडी मूव कर रही है उससे पहले तक का जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तभी इसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, बॉडी को रोक के रखा है वो। थर्ड केस, अप्लाइड फोर्स मैंने सपोजिंग जब 6 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा मैक्सिमम कितना था, हमने जो पिछले केस में लिया था वो था 5 न्यूटन। अब ये जो फ्रिक्शन मैक्सिमम वाला है इसको हम बोलते हैं Fs मैक्स, और Fs मैक्स को हम क्या बोलते हैं, Fs मैक्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेकेंड फ्रिक्शन जो आ रहा है। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है जब बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करती है। तो इस केस में बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर रही है। अब मैं यहां पर जस्ट मूव करने को पता क्या बोल, क्यों जस्ट बार बार जस्ट मूव करने को क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं ये फोर्स को 5 न्यूटन कर दूं और बॉडी जस्ट मूव कर रही है तो तुम कहोगे सर यहां पर इक्वल फोर्सेस है, बॉडी मूव कैसे करेगी। पर तुमने ये भी पढ़ रखा है कि जब नेट फोर्स 0 होता है तब बॉडी मूव भी कर सकती है। मान लेते हैं इन दोनों केसेस में बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर पा रही, और इस केस में बॉडी मूव इसलिए कर पा रही है। देखो यहां पर भी नेट फोर्स 0 है, इन दोनों केसेस में भी, इसमें भी नेट फोर्स 0 है, पर मैं इसमें नेट फोर्स 0 कहने के बावजूद भी ये कह रहा हूं कि बॉडी मूव कर रही है। तो तुम इसको इतना मान सकते हो कि यहां पर हमने फोर्स ले लिया 5.1 न्यूटन का, जस्ट बॉडी मूव कर रही है। तो जस्ट बॉडी मूव करने का मतलब ये रहता है कि बॉडी पे जो लग रहा है वो लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन, और बॉडी जस्ट मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन 0 है। और तुमने ये चीज पढ़ रखी है कि जब नेट फोर्स 0 होता है तो 2 केसेस बनते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो बॉडी अगर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। तो जस्ट मूव करने का मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने लग गई, समझ आया। तो Fx मैक्स का मतलब ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन सुनो, दोनों की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान देना। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज बिफोर द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो यहां पर मूविंग से पहले का फ्रिक्शन जो भी लगता है बॉडी पे वो सारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एंड व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग देन फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोनों की डेफिनेशन ये आ गया। अब थर्ड आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, अब इसका एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें। एक पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन देख लो। व्हेन अ बॉडी ऑलरेडी in motion, when a body is already in motion, when a body is already in motion, then friction applied is called kinetic friction. काइनेटिक का तो मतलब तुमने पढ़ रखा है ना बचपन में। काइनेटिक का मतलब क्या था, काइनेटिक का मतलब ये होता है कोई भी चीज जब मोशन में है तो उसको हम काइनेटिक कहते थे, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या था, व्हेन समथिंग इज इन मोशन देन इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा हुआ ये चीज। तो काइनेटिक का मतलब भी होता है मोशन में रहना। तो जब कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और मोशन में चलने पर उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, देन फ्रिक्शन अप्लाइड इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इन तीनों को मैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूं। क्या एग्जांपल है, ध्यान से देखो। तुम साइकिल में बैठे, साइकिल सबने चलाई है, ठीक है। जब तुम साइकिल की पैडलिंग करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। स्टार्टिंग में तुमने पैडलिंग करना स्टार्ट करा, साइकिल नहीं मूव करी, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। जब तुमने साइकिल में पेडलिंग करना स्टार्ट किया, साइकिल नहीं मूव कर रही, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तुम थोड़ी जान लगा रहे हो, तुम नहीं लगा पा रहे इतनी ज़्यादा फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि नीचे फ्रिक्शन उसको इक्वेट कर रहा है और वो बॉडी को मूव करवा नहीं पा रहा। फिर तुमने और ज़्यादा साइकिल में पुश करा, सपोजिंग तुम्हारी साइकिल जस्ट मूव करने लग गई। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जब हम साइकिल को स्टार्टिंग में मूव करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी या फिर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ओवरकम करने के लिए। जब साइकिल ऑलरेडी मोशन में है तब हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल को मोशन मेंटेन करने के लिए। स्टार्टिंग में हमें पैडलिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब साइकिल ऑलरेडी मोशन में है तब हमें कम एनर्जी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू, दैट इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ी होती है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से भी बड़ी होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं Fk से।
यानी जब बॉडी रेस्ट पे थी, ध्यान से सुनना, जब बॉडी रेस्ट पे थी तब उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन में, ये वैल्यू तब है जब बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रही है, जस्ट स्टार्ट मूविंग, उससे कम रहती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट स्टार्ट मूविंग वैल्यू से कम रहती है। पर बॉडी जब ऑलरेडी मूव कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, उसकी वैल्यू भी स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रहती है। क्यों? अब इसका एग्जांपल बहुत इजी सा एग्जांपल है। तुमने साइकिल को पेडल किया तो तुमने ज्यादा एनर्जी दी, जब साइकिल ऑलरेडी मोशन में आ चुकी है तो तुम इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देते। ये सबने एक्सपीरियंस करा होगा। तो उसका रीजन ये है, जब साइकिल ऑलरेडी मोशन में है तब उस पर लग रहा है उसका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग इज या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन। ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन होता है, हाईएस्ट फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है ना, किसी भी फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी और मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होती है, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होती है। इसके इक्वल भी हो सकती है, इक्वल तो होती है हमेशा, पर 0 के इक्वल हम नहीं बनाते क्योंकि फ्रिक्शन कभी 0 नहीं हो पाता प्रैक्टिकल सिचुएशन में। हम फ्रिक्शन 0 मानते थे पिछले के क्वेश्चन में, पर फ्रिक्शन में एक्चुअली में कभी 0 हो नहीं पाता। 0 फ्रिक्शन की कोई चीज़ नहीं है। वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बट वी कैन नॉट मेक फ्रिक्शन टू बी 0, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। FLIM लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब टॉपिक ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या है हमारी तीनों फ्रिक्शन की, देखो ध्यान से। मैं डिक्टेट करवा रहा हूं तो तुम लिख लो, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, static friction की definition, the force of friction which comes into play between two bodies, the force of friction which comes into play between two bodies when one body actually starts moving over the other body, before one body actually start moving over the other body. The force of friction which comes into play, the force of friction which comes into play when one body, बिफोर आएगा, बिफोर क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब बॉडी मूव ना करे, बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर बॉडी, एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर बॉडी। ठीक है, जब एक बॉडी उसी बॉडी पे जस्ट स्टार्ट कर रही है, उससे पहले का जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी दूसरा भी लिखवाया तो फिर लिख लेना एक बार, FS मैक्स या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या रहता है कि जो बॉडी मूव कर जाती है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले when one body between two bodies, which comes into play between two bodies when one body just starts moving over the other body, just starts moving over the other body। समझ आ गया? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करना शुरू हो जाती है, जस्ट उस टाइम में जो फ्रिक्शन आता है वो हमारा है मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन तो मैं लिखवा चुका हूँ, देख लो, हमने लिखी थी काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ये लिख चुके हो तुम, है ना। तो ये जल्दी से दोनों डेफिनेशन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ पे देखो, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं हम फ्रिक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स। याद रखना, हमेशा जब भी कैपिटल F लिखा जाए तो वो अप्लाइड फोर्स होता है, और स्मॉल f जब भी लिखा जाए वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इसको हम ग्राफ के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं, देखो कैसे।
जब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है, वैसे तो जीरो पे ये ग्राफ टच होना नहीं चाहिए, पर मैं टच करवा रहा हूँ। टच क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज मिनिमम फ्रिक्शन जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जीरो पे तुम ना भी टच करो तब भी चलता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तुम देख सकते हो। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। फिर यहां तक आता है एफ एस मैक्स, ये वाली जो वैल्यू है ये है एफ एक्स मैक्स की। एफ एक्स मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो हमारा यहां पर आता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। और यहां से यहां तक जो हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। यहां से यहां तक जो हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तो एडजस्ट होता है। जैसी मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एफ एक्स मैक्स या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट चलता है। अब तुम्हें इतना तो पता ही है ना कि जैसे बॉडी चल रही है, तो जब चल रही है बॉडी तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट रहती है, वो बढ़ नहीं रही है। फिर अब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। अब स्टार्टिंग से फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, वो तभी बढ़ता है जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं। जैसे फ्रिक्शन को हमने ओवरकम कर दिया, ओवरकम यानी मैक्सिमम वैल्यू से हमने ज्यादा बढ़ा दिया अपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, तो उसके बाद बॉडी चल जाती है। अब जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में आ जाती है तब उस पर लगता है कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन, और अप्लाइड फोर्स को हम जितना मर्जी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो तुम देखो यहां पर ये ग्राफ आगे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ का जो ये वाला पॉइंट है ये है काइनेटिक फ्रिक्शन का, और वो कांस्टेंट है। वाई एक्सिस में ग्राफ कांस्टेंट है, बट एक्स एक्सिस में ग्राफ चलता आ रहा है, बिकॉज अप्लाइड फोर्स तो तुम जितना मर्जी बढ़ा लो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अप्लाइड फोर्स तो तुम्हारे खुद के हाथ में है। पर जैसी बॉडी मोशन में आ जाती है तब बॉडी के अंदर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक से बड़ा होता है और स्टैटिक का मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक का जो मैक्सिमम होता है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। तो उसकी वैल्यू ये पूरी आ गई, और अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ समझ आया? अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू की बात करते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम रीड करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन के लॉज क्या है? It depends on nature of surfaces. It depends on nature of surfaces. जैसा सरफेस होगा उस पर डिपेंड करता है। एंड बॉडी, जो भी सरफेस और बॉडी के बीच में वो है हमारा क्या कहते हैं, सरफेस का स्मूथनेस, कितना स्मूथ है या कितना रफ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट एक्ट्स टेंजेंशियली, it acts tangentially between body and surface। ये बॉडी और सरफेस के बीच में टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है। थर्ड, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस, डज नॉट डिपेंड ऑन। ये जो सारे लॉज है ना, ये एसएल में भी है, तो तुम एसएल से भी ले सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है, पर तुम लिख भी लो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज लॉस तुम्हें लर्न करने होते हैं। हम किस किस के लॉस पढ़ते हैं? हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉस पढ़ते हैं और हम काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉस पढ़ते हैं। हम स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉस इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम ही चीज़ है। स्टैटिक फ्रिक्शन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती है? डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है उस पर डिपेंड नहीं करती। इफ नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम, इसमें भी कंडीशन है, अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम रहती है तो ये उस पर डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में, सरफेस जितने कॉन्टैक्ट में उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सरफेस मतलब बॉडी का सरफेस जितना जमीन से कॉन्टैक्ट पे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं करती, बट नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए तभी ऐसा होता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है तब वो एरिया उस पर भी डिपेंड कर सकती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू समझते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी पुट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है।
ये कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तभी मैंने यहाँ पर म्यू एस लिखा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जब होता है तभी लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारा कोफिशिएंट है। और नॉर्मल रिएक्शन को पता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये आती है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन होती है बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एरिया पे बात ही नहीं कर रहे, फ्रिक्शन की वैल्यू एरिया पे डिपेंडेंट ही नहीं है, जितना सरफेस कॉन्टैक्ट में उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ज्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में हो कम सरफेस कॉन्टैक्ट में हो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है तभी। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करो, ये अगर बॉडी है इस पर लग रहा है अप्लाइड फोर्स, ये लग रहा है इस पर फ्रिक्शन फोर्स, ये लग रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे लग रहा है इस पर वेट अपना mg। ठीक है, तो अगर ये मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एन यहाँ पर mg के इक्वल होगा। पता है ना ये चीज, क्योंकि बॉडी राइट साइड जा रही है पर बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही, एन mg के इक्वल होगा। एफवीडी में वर्टिकल रिएक्शन हमारी इक्वेट हो गई, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी। तो वो मास पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन, बॉडी के ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन, यानी वेट पे डिपेंड कर रहा है, बट वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं लॉज किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन के। वो देखो, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों के लॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े बहुत इसके अलग है, बस वो देखते हैं एक बार। सारे लॉज लिख देता हूं मैं। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, मतलब कितना स्मूथ और कितना रफ सरफेस है। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट and it opposes the relative motion between body and surface। क्योंकि यहां पर बॉडी मोशन में है ना, रेस्ट पे नहीं है बॉडी, बॉडी रेस्ट पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे थी, जस्ट मूव कर रही थी वो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो ये मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कि इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वाला सेकंड पॉइंट मैं वही वाला बताया, तो ये लिख लेना अपने आप। सेकंड पॉइंट सेम है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। और थर्ड यहाँ पर आता है पॉइंट वही वाला जो उसके अंदर में पढ़ा था, जैसे वहाँ पर वो नॉर्मल डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर भी नॉर्मल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, पर इसमें वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन, नहीं डज नॉट डिपेंड आएगा, लिमिट काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो बॉडी मूव कर रही है, पर बॉडी की वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता। बट प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज नॉट टू लार्ज और टू स्मॉल, नॉट टू लार्ज और टू स्मॉल, उस पर डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, समझ आई ये बात। अब वेलोसिटी की अगर बात करी जाए तो नॉट टू लार्ज का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं अर्थ की वेलोसिटी तो वो तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, तो उस पर अगर बात करी जाए तो उसका फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हम, उसका फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं दे पाएगा ये। और अगर बहुत स्मॉल वेलोसिटी है तो हम बहुत स्मॉल वेलोसिटी मान लेते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत स्मॉल वेलोसिटी, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब जो भी आसपास हमारे आसपास कोई बॉडी मूव कर रही है उन सब पे काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मली लगेगा, जैसे नॉर्मल लगता है। तो अगेन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, सो टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी पुट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ये, समझ आ गया। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, एफ के अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये कोफिशिएंट की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर से ऐसे ऐसे। इस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगा, वो फ्रिक्शन एफ एक्स मैक्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, ये बेसिक लाइन से जो तुमने पढ़ी हुई है, जो तुम्हें समझ आ ही रही है ऑलरेडी, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक क्लियर है अभी तक का संचित और रौनक? यस सर। तो ये लिखो जल्दी से।